दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है ईटी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशीष झा। सबसे पहले तो मैं आपको पिछले वीडियो के बारे में आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबों ने उस वीडियो को इतना पसंद किया। मेरी उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा बढ़कर आप सबों ने प्यार दिया और उस पर जो कमेंट्स आपने दिए हैं उस कमेंट से मैं भी थोड़ा प्रोत्साहित हुआ कि चलो मेरी ये छोटी सी प्रयास अगर मेरे भाई बंधुओं के काम आए, आगे उनको सफलता दिलाने में अगर थोड़ी सी भी मदद मैं कर सकूं तो मैं इसको करूंगा। इसलिए मैं आज आपके समक्ष फिर से पुनः उपस्थित हुआ हूं और जो बेसिकली हम बात करना चाहेंगे, बात हम इसी टॉपिक पे करना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में आपने क्या कमेंट किया है, आपकी क्या शंकाएं हैं और आपके क्या प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को, उन शंकाओं को मैं दूर करने की छोटी सी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो चार बात हम जान ले। जैसे कुछ बच्चों ने वहां पर कमेंट किया था कि वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। कुछ बच्चों का कमेंट्स मैं देख रहा था नीचे, तो कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो देखिए, ये थोड़ा आप खुद हतोत्साहित हो रहे हैं और दूसरों को भी हतोत्साहित करने वाला कमेंट है। पिछले वीडियो में ही मैंने आपसे बात किया था कि जब भी इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप सब कुछ जो चाहिए कि एकदम टाइम से होता चले, एक टाइम फ्रेम हो कि एक महीने में वैकेंसी आ जाए, फिर अगले एक महीने में उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाए, फिर नेक्स्ट मंथ में आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। आप नज़र उठा के देख लीजिए, किसी भी वैकेंसी को फॉर्म निकलने से लेके और फाइनल होने तक लगभग 1-1.5 सालों का समय तो लग ही जाता है। बहुत सारी वैकेंसियों में तो और भी ज़्यादा समय लगता है। और बिहार एसएससी की जितनी भी इससे पहले वैकेंसी आई थी उसके बारे में भी आप जानते हैं और सीजीएल के बारे में भी, सीजीएल 3 जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले हुआ है उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो सीजीएल 3 की ही वैकेंसी आप देखिए, 2022 अप्रैल में वैकेंसी आई थी और फाइनल बच्चों को ज्वाइन करते करते 2024 फरवरी हो गया। हालांकि फाइनल रिजल्ट दिसंबर 2023 में ही आ गया था, तो उसमें भी लगभग 1.5-2 साल का समय लग गया। तो वैकेंसी आएगी, आप घबराइए नहीं, वैकेंसी बिल्कुल ही आएगी। वैकेंसी नहीं आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है और ज़्यादातर चांस है कि जुलाई और अगस्त में ही वैकेंसी आ जाएगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा जुलाई और अगस्त तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा भी लेट हुआ तो 1-2 महीने बाद आप पिछला ट्रेंड देखिए। सीजीएल को आप सीजीएल 1 से लेकर के और सीजीएल 3 तक देखिए। सीजीएल 1 की वैकेंसी आई थी 2009 में, 2010 में बिहार विधानसभा का चुनाव था। सीजीएल 2 की वैकेंसी आई थी 2014 में, 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव था। इस हिसाब से आप कहिएगा कि सीजीएल 3 भी तो सर 2019 में आ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब हुआ। तो खैर 2022 में सीजीएल 3 आया और 2023 के दिसंबर में उसका फाइनल रिजल्ट भी हो गया। और आप देखिए अब आने वाले समय में अगले साल 2025 में फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर संभावना यह है कि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और वैकेंसी आने के इंतज़ार में अगर आप लगे रहिएगा तो फिर वही हो जाएगा कि आप युद्ध के समय हथियार को सही नहीं करते हैं। अगर आपको युद्ध लड़ना है, आपको कोई भी काम करनी है तो उसकी तैयारी आप बहुत पहले से करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वैकेंसी आने का इंतजार मत कीजिए। जो भी आपका लक्ष्य है हमेशा उस लक्ष्य का पीछा करते रहिए, अपना मनोबल बनाए रखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लड़कों का, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर एनसीईआरटी की कौन सी बुक पढ़ें, किस क्लास से किस क्लास तक। ये कमेंट्स काफ़ी बच्चों ने किया है, काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी है कि किस क्लास से किस क्लास तक। तो देखिए, सजेस्ट तो ये किया जाता है कि एनसीईआरटी का जो बुक है वो क्लास 6 से क्लास 6 to 12 यहाँ तक आपको पढ़ना है। सजेस्ट तो ये किया जाता है, लेकिन ये उनको सजेस्ट किया जाता है, मैं भी आपको उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास 6 से क्लास 12 तक का बुक, क्लास 6 से बुक वो बच्चे उठाएं जिन्होंने अपनी तैयारी हाल ही में शुरू की है। जस्ट एकदम नोवाइस हैं, वो एकदम नए नए हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी जनरल स्टडी के बारे में बिल्कुल ही नहीं है। तो वो एकदम फाउंडेशन जो पढ़ना चाहते हैं, शुरू से जड़ से जो अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं, वो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी उनको 6 से स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे साल 2 साल से पीछे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने दरोगा का एग्ज़ाम दिया है और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम दिया है, तो जो बच्चे
पहले से किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते आए हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो स्टार्ट करें क्लास 9th 10th 11th और 12th, मतलब क्लास 9 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़े, जो कि पहले प्रतियोगी परीक्षाओं को देते आए हैं और जिनको लगता है कि नहीं मेरा जीएस थोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन मेरा जीएस अगर थोड़ा बहुत अच्छा है, तो उन बच्चों को मैं कहूँगा कि आप 9, 10, 11 और 12 इन क्लासों की एनसीईआरटी का आप अध्ययन कीजिए। रही बात सब्जेक्ट की, तो जनरल स्टडी में आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको कवर करना है हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट जनरल स्टडी के एकदम बेस माने जाते हैं, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को सबसे पहले आपको कवर करना है, जो भी जिस भी क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो ये चारों सब्जेक्ट। इन 4 के अलावा फिर आप आ जाइए साइंस, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इसमें आप देखिएगा कि साइंस में क्लास 10th तक ये तीनों बुक अलग अलग नहीं आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 10th तक तीनों बुक, तीनों सब्जेक्ट एक ही किताब के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पे आप जाके सीधे कहिएगा कि मुझे 9th का साइंस का बुक दे दो, या मुझे 10th का साइंस का बुक दे दो, या 6th का 7th का 8th का साइंस का बुक दे दो, तो वो बुक आपको मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट उसी में। हाँ, 11th 12th जब आप पढ़िएगा तो 11th 12th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग मिलेंगे, लेकिन बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन पर आप नज़र डालिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नज़र डालिएगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th 12th पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत ज़रूरत है, अगर आप उतना इनिशिएटिव ले सके तो थोड़ी बहुत तो ज़रूरत है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, बायोलॉजी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बायोलॉजी आपको 11th और 12th की पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपको शुरू से स्टार्ट करना है एकदम बिल्कुल नए तरीके से, जीएस के बारे में आप बहुत ज़्यादा अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी क्लास 6 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से परीक्षाओं को देते आ रहे हैं, आपकी जीएस थोड़ी बहुत ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको सजेस्ट किया था और फिर आज सजेस्ट कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के अध्ययन के साथ साथ आप डेली, ज़्यादा नहीं, कम से कम एटलीस्ट 10 पेज लूसेंट जरूर पढ़ेंगे। 10 पेज आप जब भी स्टार्ट कीजिए, 350 पेज के आसपास का लूसेंट है। अगर आप 10 पेज डेली पढ़ेंगे तो 10 से 11 पेज, तो आपका एक महीना 4-5 दिन में आपका लूसेंट खत्म हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप 2-3 बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा और साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, तो फिर आपको किसी दूसरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत जनरल स्टडी के लिए तो कम से कम नहीं पड़ेगी, है ना। अब बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक पढ़ें। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को ही 10 बार पढ़ लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी और साथ में लूसेंट, या अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसी तरह की फैक्चुअल बुक अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है, क्राउन पब्लिकेशन की भी आती है, तो आप इन सब में से कोई भी एक फैक्चुअल बुक, एनसीईआरटी और उसके साथ एक इस तरह का लूसेंट या क्राउन टाइप का एक फैक्चुअल बुक, आप उसको रिवीजन करते रहिए। फैक्चुअल बुक को एक बात ध्यान रखिएगा, उसको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको आप 10 पेज डेली पढ़िएगा। और 10 पेज पढ़ने में अगर अच्छे से पढ़ा जाए 10 पेज समझ के, तो 2 घंटे लगेंगे आपको। तो आप जो भी अपनी पढ़ाई की रूटीन बनाते हैं उसमें आप ये शामिल कर लीजिए किसी भी टाइम में कि इस 2 घंटे तो मुझे लूसेंट या क्राउन या अरिहंत इस तरह की कोई बुक पढ़नी है, बस 10 पेज ही रोज पढ़नी है, और साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। तीसरा, बहुत बच्चों का ये कहना था कि सर करेंट अफेयर्स कब से कब तक का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे करें करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि ये डेली बेसिस पर करने की चीज़ है, पहली बात।
वो गलती आप मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम जब आएगा तो एग्ज़ाम से 15 दिन या 1 महीने पहले मैं पूरे साल भर के करेंट अफेयर्स का मटेरियल कहीं से इकट्ठा करूंगा और फिर उसे मैं 1 महीने में पढ़ जाऊंगा एग्जामिनेशन पर्पज से। ऐसे में आप उसको कर नहीं पाइएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप पढ़ते रहते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझे याद हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो 2-4 दिनों के बाद इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से निकल जाती है। ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूज होइएगा और कंफ्यूजन के चक्कर में आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में गलत हो जाएंगे। तो उसको डेली बेसिस पर कीजिएगा। रही बात प्रायोरिटी किसको दें, तो करेंट अफेयर्स में जो सबसे पहली प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 3 मंथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रायोरिटी पे आप इसको रखिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपका एग्ज़ाम अगर फरवरी में है तो फरवरी में अगर एग्ज़ाम है तो फरवरी से पहले का लास्ट 3 मंथ यानी कि जनवरी, दिसंबर और नवंबर, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जब आप पिछले 3 मंथ को कवर कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप लास्ट 6 मंथ, मतलब 3-3 महीने पीछे आपको चलते जाना है। लास्ट 6 मंथ्स, फिर जब लास्ट 6 मंथ्स तक आप आ जाइए तो फिर उसके बाद लास्ट 9 मंथ्स, और फिर उसके बाद लास्ट 12 मंथ्स। इस तरह से आप टारगेट बना के 3-3 मंथ को, पूरे साल को आप 3-3 महीने में बांटेंगे और पिछले 3 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरे 9 से 12वें महीने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले पिछले 3 महीने से स्टार्ट करेंगे, फिर पिछले 6 महीने तक जाएंगे, पिछले 9 महीने तक जाएंगे और फिर पिछले 12 महीने तक जाएंगे। तो क्वेश्चन पूरे 1 साल, आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं क्वेश्चन 1 साल पीछे तक से करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं लास्ट 3 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स तक। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप इधर से 9 to 12 फिर 6 to 9 ऐसे पढ़ना मत स्टार्ट कीजिएगा। आप जब भी पढ़िएगा तो 0 to 3 मंथ्स, फिर 3 to 6 मंथ्स, फिर 6 to 9 मंथ्स और फिर 9 to 12 मंथ्स, ऊपर से नीचे आप उतरते चले जाइएगा। ये आपकी प्रायोरिटी करेंट अफेयर्स में होनी चाहिए। रही बात बुक की, तो आप कोई भी मैगजीन या कोई भी यूट्यूब चैनल को प्रेफर कर सकते हैं जहां भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। बीच में आप मैगजीन बदलेंगे नहीं। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ें, अगर आप सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ रहे हैं तो वही सामान्य ज्ञान दर्पण ही पढ़ें, आप किसी और पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ें। आप बीच में आपको मैगजीन चेंज नहीं करना है। जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं हर मंथ, या जो भी मटेरियल आप हर मंथ पढ़ते हैं, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। बीच में आपको उसको बदलना नहीं है और प्रायोरिटी आप इस हिसाब से करंट में सेट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर सिलेबस की थोड़ी डिटेलिंग कीजिए, सिलेबस को थोड़ा सर विस्तार में बताइए। तो सिलेबस के बारे में मैं सबसे पहले आपको बिहार एसएससी जो पीटी का सिलेबस देती है फॉर्म निकालते समय, मैंने वहीं से इसको उठाया है। पिछले बार जो 2022 में CGL 3 का फॉर्म आया था, वहाँ जो CGL का सिलेबस बिहार एसएससी ने दिया था, मैं आपको उसी सिलेबस पे सबसे पहले ले चलता हूँ। सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। खंड क में आप देखिए सामान्य अध्ययन दिया है। सामान्य अध्ययन में इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। अब देखिए कितना सरल तरीके से लिखा है कि अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी। अब इस सामान्य जानकारी में भाई मेरे सब कुछ आ गया। ऐसी कोई भी चीज़ हमारे आसपास घटित नहीं होती है जिसको हम सामान्य जानकारी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं, करेंट्स की बात हो रही है, के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है।
ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देश। अब इतनी बात कह के बीएसएससी ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो फिर बिहार का इतिहास भी पढ़ना है, अगर आपको भूगोल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो भारत और वर्ल्ड विश्व भूगोल पढ़ने के साथ साथ आपको बिहार का भूगोल भी पढ़ना है, बिहार की ज्योग्राफी भी पढ़नी है। आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आपको बिहार की पॉलिटी के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। और पंचायती राज आगे हम लोग सिलेबस में देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाएं तो बिहार एसएससी के सिलेबस में है, उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बिहार का जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब आप जो भी स्टडी कर रहे हैं वो बिहार स्पेसिफिक भी होना चाहिए। आपको वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ आपका पढ़ाई का फोकस बिहार ओरिएंटेड भी होना चाहिए। अब देखिए समसामयिक विषय करेंट्स में टॉपिक क्या क्या दिया है करेंट्स में। ये तो सामान्य अध्ययन का एक जनरल सिलेबस हो गया कि सामान्य जानकारी, और इस सामान्य जानकारी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ उसमें समा जाते हैं। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं, मतलब क्या कि वो करेंट्स की बात कह रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आपका एक जनरलाइज्ड सिलेबस ऊपर में दिया है। अब टॉपिक की बात करेगा कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक। तो सबसे पहले समसामयिकी करंट अफेयर्स की बात कह रहा है। वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति कहने का मतलब है कि अगर इसरो ने मंगल ग्रह पर मंगलयान भेज दिया तो किस तिथि को गया, क्या हुआ, उसका नाम क्या है, उसके रोवर का नाम क्या है ना। जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हम कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी मेहनत करके नई नई खोज और आविष्कार जो भी कर रहे हैं, उन सभी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से तो बिहार एसएससी में प्रश्न रहते ही रहते हैं। भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाओं से भी एक दो प्रश्न आपके आ जाते हैं। हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उस सातवीं अनुसूची नहीं, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है ना। तो वो सारी भारतीय भाषाएं। इसके अलावा पुस्तक एवं उसके लेखक, बिहार एसएससी का बड़ा हॉट टॉपिक है कि वो जरूर एक दो क्वेश्चन किसी बुक और उसके राइटर, या तो आपको राइटर का नाम दे देगा, बुक के बारे में पूछा जाएगा, और नहीं तो मैक्सिमम बुक का नाम दे दिया जाता है और उनके राइटर के बारे में पूछा जाता है ना। लिपि, राजधानी एवं मुद्रा, ये भी बिहार एसएससी का बहुत ही हॉट टॉपिक है। आप जितने भी बिहार एसएससी के एग्जाम हैं आप वहां से उठा करके देख लीजिए, हर एग्जाम में किसी न किसी एक देश की राजधानी और किसी न किसी एक देश की मुद्रा ये आपसे पूछी ही जाती है। तो यहां से आपका सिलेबस निकल करके आएगा। आप देख रहे हैं इतने में ही पीटी का सिलेबस खत्म है। तो ये सिलेबस की डिटेलिंग नहीं की गई है। जब सिलेबस के अंदर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक से ही आपका डिटेल्ड सिलेबस निकल करके आपके सामने आएगा। उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको। खेल और खिलाड़ी, है ना, जितने भी खेल हैं उससे संबंधित खिलाड़ी, उन्होंने डिफरेंट इवेंट्स में, जितने भी ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो, जितने भी खेल के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, इवन की आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेल और खिलाड़ी और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, ये है करंट अफेयर्स का सिलेबस। अब देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, जो जनरल स्टडी का टॉपिक है आपका, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इसमें आपको पड़ोसी देशों का इतिहास, अब किसी बच्चे ने पूछा था कमेंट में कि सर पड़ोसी देशों का इतिहास बिहार एसएससी के सिलेबस में है, उसको कहाँ से पढ़ा जाए। तो बंधु, अगर आप क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 6 से, देखिए हिस्ट्री को जैसे हम 3 भागों में बांटते हैं पढ़ने के लिए सुविधा की दृष्टि से, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, आपको क्लास 6 में सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसके दर्शन होंगे उसके टॉपिक्स में। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, आप एंशिएंट हिस्ट्री से मेडाइवल हिस्ट्री 7th 8th में आप आइएगा तो मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद 9th 10th में आप आइएगा तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री, 10th में तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। और उसी समय आपको भारत के कुछ पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में भी जितना जानने की अपेक्षा, अब जितना डीपली हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं उतना डीपली हमको नेपाल और चाइना और भूटान और अन्य पड़ोसी देशों के इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी हमको जानने की ज़रूरत है
उतना इंफॉर्मेशन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 6 से क्लास 9 तक तो अलग अलग भागों में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पड़ोसी देशों का इतिहास, फिर भारत का इतिहास, संस्कृति, इतिहास और संस्कृति। यहां संस्कृति कहने का मतलब है कि कला और संस्कृति, कला एवं संस्कृति बहुत हॉट टॉपिक है, आपके बीपीएससी में भी है, यूपीएससी में भी है, कला और संस्कृति। इसके अलावा भूगोल, है ना, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, स्वतंत्रता आंदोलन। अब ये हिस्ट्री में ही, भारत के इतिहास में भी, हम लोग भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो वही सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं, मुगल काल में आकर के हमारा मेडाइवल हिस्ट्री खत्म हो जाता है, फिर अंग्रेजों का दौर जब प्रारंभ होता है तब हम उसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये अंग्रेजों का दौर प्रारंभ होगा तो हमें स्वतंत्रता आंदोलन को भी पढ़ना पड़ेगा, 1947 तक कैसे कैसे हम स्वतंत्र हुए, तो ये हिस्ट्री में ही आपका आ जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन जब पढ़ेंगे तो देखिए सिलेबस में पहले ही मेंशन किया गया है कि बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़िएगा तो ये तो आपको याद रखना ही होगा कि केंद्र मतलब सेंटर में किसने रोल अदा किया था। जैसे बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित किया गया था 1857 की क्रांति में, तो उसी क्रांति में बिहार में कहां से क्रांति शुरू हुई, बिहार में उसके नायक कौन थे, किस जगह क्या क्या हुआ, ये बिहार स्पेसिफिक आपको हमेशा हर टॉपिक पे बिहार स्पेसिफिक रहना है। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। अब फिर ये जो टॉपिक है भारतीय कृषि, आप इसको ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं, एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी आ गया। देश की राजनीतिक प्रणाली, अब देखिए कुछ देर पहले ही हमने जिक्र किया था पंचायती राज संस्थाओं का, तो पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये इकोनॉमिक्स है आपका, है ना, एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिए जस्ट मैं पहले जो आपको बता रहा था सिलेबस में आगे आकर के यहाँ ये डिटेल फिर से कर ही दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे विज्ञान को गणित के ही साथ शामिल कर लिया है। जनरल स्टडी के सिलेबस में हम साइंस को भी एक साथ रख के चलते हैं, इसीलिए बिहार एसएससी के सिलेबस को मैं अपनी सुविधा के लिए दो भागों में बांटता हूं, 75 मार्क्स 75 मार्क्स। पहले 75 मार्क्स में जनरल स्टडी जिसमें साइंस भी शामिल है, और दूसरे 75 मार्क्स में मैं मैथ और रीजनिंग को रख के चलता हूं। तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान एवं गणित, अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड भी आपको बता रहा है मैट्रिक स्तर से, है ना, लेकिन कह तो ये रहे हैं मैट्रिक स्तर से, लेकिन साइंस में बायोलॉजी वगैरह का कुछ क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको वो इंटर लेवल के नजर आएंगे, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको 12th की बायोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में अब यहाँ पर कोई डिटेलिंग नहीं हुआ है, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, और देखिए भूगोल को फिर से विज्ञान के अंतर्गत ला रहा है जनरल स्टडी के बाद। तो खैर यहाँ सामान्य विज्ञान में सिलेबस की कोई डिटेलिंग नहीं हुई है, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना है मैट्रिक स्तर तक, है ना, ये सिलेबस में मेंशन्ड है। गणित की बात कीजिएगा तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, होल नंबर, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, कैलकुलेशंस, उसके अलावा प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, अब ब्याज में दोनों, साधारण ब्याज भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। अब मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी आप टॉपिक देख सकते हैं, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, एनालॉगी, है ना, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, है ना, स्पेस, मतलब आप इतना बाएं चले दाएं चले, फाइनली आप किस दिशा में हैं, तो स्थान कल्पना, समस्या एवं समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा,
यहाँ पर रक्त संबंध देना चाहिए, रक्त संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, उसके बाद गणितीय संख्या श्रृंखला सीरीज, नंबर सीरीज, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो इतने ही एक पेज में आपका बीपीएससी पीटी का सिलेबस समाया हुआ है। इस सिलेबस को देखने के बाद आपको भी ये बात समझ में आई होगी कि 150 क्वेश्चन, खास करके जनरल स्टडी के जो 75 क्वेश्चन हैं, इस सिलेबस से तो आप अगर देखिए तो बहुत वेग सिलेबस है, बहुत स्पष्ट सिलेबस नहीं है, बहुत ही अस्पष्ट सिलेबस है। तो ऐसे कंडीशन में जो डिटेल्ड सिलेबस आप अगर निकालना चाहें इसको पढ़ के, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमने बात की, यहाँ तो खैर सिलेबस में मेंशन भी कर रखा है कि राजधानी एवं मुद्रा, और मैंने ये अनुभव भी किया है कि या तो पीटी हो या मेंस हो, एक क्वेश्चन पक्का है किसी देश की राजधानी और किसी देश की मुद्रा, मतलब टोटल 2 क्वेश्चन हो गए। तो हमारा ज्योग्राफी में एक टॉपिक यहाँ से निकल करके जुड़ गया कि देश की राजधानी एवं उनकी मुद्राएं, ये हमारा सिलेबस का एक टॉपिक बन गया। इसी तरह से इसको एनालाइज कर करके आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस निकालना पड़ेगा। आप घबराए नहीं, वो डिटेल्ड सिलेबस की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, उसको फिर कभी हम लोग फिर बात करेंगे। तो जुड़े रहिए, सजग रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।